बहुत अच्छा बाबा साहब ने बनाया, लेकिन उसमें 3 ऐसे मुद्दे थे, 3 ऐसी आर्टिकल थी, ऐसी धारा थी जिसके लिए बाबा साहब को अकेले संघर्ष करना पड़ा। मैं उन्हीं 3 पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। नंबर 1 चीज, इस भारत देश में चाहे जिस समाज की हमारी बहनें रही हो, बेटियां रही हो, महिलाएं रही हो, चाहे जिस जाति की, चाहे जिस धर्म की, इस देश में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ना तो उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार था। यदि डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर साहब संविधान में व्यवस्था दे करके नहीं गए होते तो आज भी हमारे समाज की महिलाएं पढ़ने लिखने वाली नहीं। ये बाबा साहब की बदौलत है कि जो हमारे इस भारत देश की माताएं, बहनें, बेटियां भी पढ़ लिख करके स्वाभिमान की जिंदगी जी रही। नंबर 2 चीज, वोट का अधिकार। जो इस देश के जितने लोग संविधान कमेटी में थे वो चाहते थे कि वोट का अधिकार सबको ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो रानी के पेट से पैदा होते थे। तो बाबा साहब ने कहा जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था तो चाहे जैसा हो राजा तो वही बनेगा, लेकिन अब राजा वोट से बनना है और ये देश आजाद हो रहा है तो वोट का अधिकार सबका बराबर का होगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव का कोई गरीब आदमी। लेकिन बाकी लोग क्या चाहते थे कि वोट का अधिकार उसको दीजिए जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किया हो, जो बड़ी लगान जमा करता हो, जो बड़े काश्तकार हो। हमें लगता है अगर ऐसे आधार पर वोट का अधिकार दिया गया होता तो पहले तो ये हमारे गरीब समाज के लोगों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तो हमारे पुरखिया स्नातक कहां किए थे? ये जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से शायद ज्यादातर घरों में या ज्यादातर समाज के लोगों के पुरखे उस वक्त स्नातक शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे। अगर वो मानक माना जाता तो आज इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब की बदौलत सबको वोट का अधिकार अगर मिला तो ये देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं संविधान के द्वारा। तीसरी चीज, आरक्षण। आरक्षण बाबा साहब किसको देना चाहते थे? तमाम हमारे बैकवर्ड की और जातियां कहती हैं कि बाबा साहब को खाली SC समाज को आरक्षण देंगे। नहीं, बाबा साहब ने कहा कि यह देश हमारा दोहरी गुलामी का शिकार है। दोहरी गुलामी कैसी? एक अंग्रेजों का गुलाम है और दूसरा इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का गुलाम है। राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़ा था, किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो हर तरह से पिछड़ा था वो बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी करता था इस देश में। तो बाबा साहब ने कहा कि जो राजे रजवाड़ों की गुलामी करते हैं, देश तो आजाद हो रहा, मैंने प्रारूप बना दिया, इस प्रारूप के आधार पर देश को आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन जो दोहरी गुलामी है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके लिए इनका एक सर्वे कराया जाए, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से हर तरह से जो पिछड़े हैं इनका सर्वे करा, इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि उस आरक्षण के बल पर ये भी आगे बढ़ जाए। डॉक्टर साहब ने एक साइमन कमीशन मंगाया लॉर्ड लिथियम के नाम से, और उस साइमन कमीशन के द्वारा सर्वे शुरू हुआ, और जब सर्वे शुरू हुआ तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो लोग उस कमीशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब बड़ी मेहनत करके उस कमीशन को मंगाए और कमीशन को मंगा करके सर्वे कराए। दिन भर तो बाबा साहब उस सर्वे कमेटी के साथ रहते थे और रात में उन पिछड़ों के मोहल्ले में जाते थे कि कल साइमन कमीशन कमेटी आएगी, आप लोग भी सही बात को नोट करा देना ताकि आपको भी आरक्षण मिल जाए।
लेकिन जो लोग आरक्षण नहीं देना चाहते थे आपको, वो भी उस गांव पहुंच जाते थे और वो कहते थे कि क्या बाबा साहब आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए थे। क्या कह करके गए हैं? उन्होंने कहा है कि कल जब सूची बनेगी तो उसमें अपना नाम दर्ज करा देना। तो वो लोग क्या कहते थे कि अगर आप सूची में नाम दर्ज करा दोगे तो आप SC ST में शामिल हो जाओगे, आप छोटी जाति में शामिल हो जाओगे। तो उस वक्त जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, समथल एरिया के लोगों ने जो सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जाति, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो नाम दर्ज कराए वो अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST में शामिल हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को मान लिया, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। सर्वे किसका हो रहा था? पिछड़े लोगों का। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हर तरह जो पिछड़े थे उनका सर्वे हो रहा था। जो लोग सूची में नाम लिखा दिए वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज है कौन? मौर्य, कश्यप, प्रजापति, पाल, बघेल, नाई, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, यादव, लोधी, जो भी बैकवर्ड की जातियां हैं, ये सब वही लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने। लेकिन बाबा साहब इसके बाद भी आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दिया कि जब इनका फिर से सर्वे होगा, हुकूमतें जब आएंगी, तब फिर से आरक्षण इनको दे दिया जाएगा। साथियों, 1952 में पहली बार वोट पड़ा और 1952 में जब हुकूमतें चली तो 52 में ही एक फिर से आरक्षण पिछड़ों को देने के लिए काका कालेकर आयोग की कमेटी बनी और जिसकी रिपोर्ट 55 में आ गई, लेकिन उसके बाद भी इनको आरक्षण नहीं दिया गया। 77 में एक बार जब बात भी आगे बढ़ी तो जो इस देश के प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, इस पे आरक्षण नहीं मिल सकता। फिर दूसरी कमेटी बनी 77 में, जिसकी रिपोर्ट 78 में आ गई, जिसका नाम मंडल कमीशन। वो भी रिपोर्ट आ गई, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। 90 में इनको आरक्षण मिलता है। और 90 में मिलता कैसे है? 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आते हैं। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, ये तीनों सांसद जब जीत करके आते हैं तब माननीय कांसी राम साहब कहते हैं मान्या बहन जी से कि आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाएगा, और मैं वोट क्लब बोर्ड पर धरना दूंगा, रैली करूंगा, मैं तब तक रैली नहीं बंद करूंगा जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाएगा। और पूरे भारत देश का जो बहुजन समाज है ये हर जिले में, हर तहसील में, हर नगर में तब तक आंदोलन करेगा जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाएगा। और नारा क्या लगा रहे थे लोग? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब ये धरना शुरू हुआ तब जो इस देश के प्रधानमंत्री जी थे माननीय VP सिंह और उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी बैकवर्ड समाज के थे। उन्होंने माननीय कांसी राम साहब से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप तो शेड्यूल कास्ट में जन्म लिए लेकिन बैकवर्डों का मंडल कमीशन लागू कराने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा, चौधरी साहब आप तो बैकवर्ड में पैदा हुए हो, आप भी मेरे साथ सहयोग में लग जाओ ताकि पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू हो जाए और आपको आरक्षण मिल जाए। तब चौधरी साहब ने कहा कि माननीय साहब अगर हम आपके साथ आ जाएंगे तो राजा VP सिंह हमको कहीं उप प्रधानमंत्री की कुर्सियां से ना हटा। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि आप मिलिए। तब चौधरी देवीलाल जी दिल्ली के बगल पानीपत में माननीय साहब और चौधरी साहब की एक बैठक हुई। उसमें माननीय कांसी राम साहब ने चौधरी साहब से कहा कि आप मेरी बात को मान जाओ
तब जब चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि मैं अभी दिल्ली चल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस वक्त बीपी सिंह सरकार को भाजपा का समर्थन था और भाजपा ने समर्थन इसलिए लेने के लिए अड़ गए कि आप पिछड़ों को आरक्षण क्यों देने जा रहे हो। आज जो पिछड़ा अपने आप को बड़का भाजपाई बना है, मानव साहब बहन जी तो आपके आरक्षण के लिए लड़ रहे थे और यही भाजपा के लोग बीपी सिंह सरकार से समर्थन इसलिए ले लिए कि पिछड़ों को आरक्षण मत दो, मंडल कमीशन मत लागू करो। तब बीपी सिंह ने माननीय कांशीराम साहब से कहा, बहन जी से कहा कि आप मुझे अपने सांसदों का समर्थन दे दो और जो भी विभाग चाहो केंद्र की कैबिनेट में जो विभाग चाहो ले लो, हमें समर्थन कर दो, जो विभाग चाहो ले लो, लेकिन ये मंडल लागू कराने का चक्कर छोड़ दो। धन्य माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने कहा कि बाबा साहब संविधान में 8 के 340 के तहत व्यवस्था देके गए हैं और 55 में रिपोर्ट आई है, आज 90 चल रहा है, 35 साल बीत गया, ये 52% बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं मिला। मैं इनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। बहन जी ने कहा मैं इनको आरक्षण दिलाना चाहती हूँ, मैं कैबिनेट का मंत्री का पद नहीं चाहिए। कौन से नेता ऐसी कुर्बानी करेगा? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया, लेकिन पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करा करके आपको आरक्षण दिलाया है। उसी आरक्षण की बदौलत आज डीडीसी, बीडीसी, जिला पंचायत, पार्षद, वार्ड सभासद, चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रमुख आपको बनने को मिला, वरना आज भी आपका आरक्षण नहीं लागू हुआ। माननीय साहब मान्या बहन जी ने बीपी सिंह जी से कहा कि मुझे आपकी शर्त नहीं मंजूर है कि मैं मंत्री बन जाऊं। मेरी अपनी शर्त है, जिन बाबा साहब के संविधान से ये देश चल रहा है, भारत देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चल रहा है, लेकिन भारत देश के हुकूमत करता लोगों ने आज तक बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो और पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू कर दो, और ये भाजपा के लोग समर्थन ही नहीं वापस लिए, कमंडल लेकर के मंडल के विरोध में एल.के. आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल करके इस देश में भाईचारा खत्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मान्या बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने उस रथ यात्रा को रुकवाने का काम किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा के पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इस देश के संविधान के निर्माता जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाने का काम किया। लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आया। मिला तो आरक्षण किसके बदौलत? बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी के बदौलत 35 साल बाद पिछड़ों का आरक्षण मिला, जिनकी आबादी 52%। वोट का अधिकार, वोट का अधिकार बाबा साहब दे करके चले गए और इस नियत से दिए थे कि ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग सब समाज की वोट को मिला करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपनी समाज की बात रखने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, बीएसपी न बनने के पहले 52% बैकवर्डों की राजनीतिक भागीदारी कितनी थी? मात्र 1.5 से 2%। लेकिन जब बीएसपी बनी, माननीय साहब मान्या बहन जी ने कहा कि अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। इसके तहत जब बीएसपी ने काम शुरू किया तो दर्जनों टिकट प्रजापति, दर्जनों टिकट निषाद, दर्जनों टिकट मौर्या, कुशवाहा, पाल, बिंद, लोध, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा सबको बराबर का दिया। लेकिन शर्त एक थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबकी भागीदारी अगर मिली तो बहुजन समाज पार्टी मिली। साथियों, समय बहुत हो गया, कुछ 2-4 बात और रखेंगे। अभी इस चुनाव में क्या हुआ?